हमारी स्लाइड है, इसको हम लोग रख देते हैं फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, अभी आप लोगों को स्पष्ट सब कुछ दिख रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग देख सकते हैं ना, विकास की अवधारणा तथा अधिगम से इसका संबंध दिख रहा है। जी जी इत्युक्ते विकासस्य अवधारणा अधिगमेन सह अस्य संबंधः, ये हमने आज टॉपिक पढ़ना है। यहाँ पर द टू कॉन्सेप्ट्स आर देयर, दो यहाँ पर अलग अलग अवधारणाएं हैं। ठीक है, पहले को हम लोग विकास बोलते हैं, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है डेवलपमेंट। उसकी अवधारणा का मतलब वही कॉन्सेप्ट जो मैंने एक पद अभी प्रयोग किया, संप्रत्यय। किसी भी चीज का कोई संप्रत्यय होता है, गुण धर्म होता है, उसी को हम लोग संप्रत्यय बोलते हैं। जैसे हम कहें कि विकास की अवधारणा, तो इसका अर्थ है कि विकास का गुण क्या है, धर्म क्या है कि नहीं? क्योंकि विकास एक अमूर्त चीज है, मूर्त तो है नहीं, जिसका शरीर हो, रंग हो, रूप हो, भार हो, किंतु गुण और धर्म इसका भी है विकास का। देखिए, अमूर्त वस्तुओं में भी गुण धर्म होता है। तो किसी भी बात पर जब हम इस प्रकार से देखते हैं विकास की अवधारणा या विकास का संप्रत्यय, तो आपको सीधा सीधा अर्थ लगाना होता है कि उसका गुण धर्म क्या है और उसका अधिगम से संबंध। हमको दो बातें यहाँ पर पढ़नी है। पहली बात है जो विकास है उसकी अवधारणा क्या है, और दूसरा वो जो विकास की अवधारणा है उसका अधिगम से संबंध क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार के अध्येता जुड़े हुए हैं आप लोग। कुछ लोग हैं जो CTET 1 के लिए अप्लाई किए हुए हैं, कुछ लोग हैं जो CTET 2 के लिए अप्लाई किए हैं। CTET 1 एवं CTET 2 इत्युक्ते विकास से, इसका मतलब है सीधा सीधा, और इसमें भी अलग अलग प्रकार की पृष्ठभूमि के अध्येता हैं। संस्कृत अध्येता हैं बहुत सारे, हिंदी अध्येता हैं, तेलुगु हैं, कन्नड़ हैं, मलयाली हैं, यानी लगभग 12 राज्यों से आप लोग इस CTET का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और लगभग 12-14 विश्वविद्यालय हैं अलग अलग, जहाँ के आप लोग अध्येता हैं, या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, मैंने अनुमान लगाया। इसलिए हम धीरे धीरे चलेंगे, समझकर चलेंगे। फिर भी एक जनरल हिसाब है, संस्कृत हिंदी दो लैंग्वेज से सबका काम होएगा, और इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज बीच बीच में लाएंगे, सबका काम हो जाएगा। तर्हि विकासस्य अवधारणा इत्युक्ते भवति विकासः। जिन लोगों को संस्कृत समझ नहीं आती ये मत समझिएगा कि पूरा संस्कृत ही बोलेंगे, अथवा ये संस्कृतम जानन्ति हिंदीम न जानन्ति ते एवं न चिंतयेयुः यत् सर्वं हिंद्याम अथवा आंग्ल भाषया चलिष्यति। जो लोग अंग्रेजी में समझते हैं, अंग्रेजी में जिन लोगों को, जिन्होंने पढ़ाई की है, उनके लिए भी कठिनाई नहीं है, बिकॉज वी विल डिस्क्राइब ऑल दीज एस्पेक्ट्स विद मल्टीलैंग्वेज फॉर्मूला। तो सबसे पहले है विकास की अवधारणा। संस्कृते इत्यस्य विकास की अवधारणा इत्यस्य अर्थः भवति विकासः इत्यस्य अस्य विकासस्य अवधारणा का अस्ति। अवधारणा नाम संप्रत्ययः, संप्रत्ययः गुणधर्मः भवति। यथा विकासः इति अमूर्तम अस्ति खलु, मूर्तम अमूर्तम, यहाँ पर दो पद हैं, मूर्त अमूर्त। मूर्त का मतलब वो वस्तु होती है जिसका रंग रूप हम देख सकते हैं। अमूर्तम नाम यत् द्रष्टुं न शक्यते, यथा इच्छा है ना, इमेजिनेशन, चिंतन, विचार करना, कुछ इमेजिनेशन टाइप का जो होता है उसको अमूर्त चिंतन है वो। तर्हि एतादृश संदर्भेषु अस्माभिः अत्र पदद्वयं पठनीयम् अस्ति। विकासस्य अवधारणा अधिगमेन सह अस्य संबंधः, डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स कनेक्शन टू लर्निंग, ये पढ़ना है। तो जब हम विकास की बात करते हैं या CTET की बात करते हैं, सबसे पहले पेज में आ जाइए, ये पेज है, वो शायद पीछे हो गया था। कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई दिस CTET, CTET क्यों आप लोगों को CTET करना है? तो निश्चित तौर पर जितने भी अध्येता आप लोग जुड़े हुए हैं सभी शिक्षक अथवा B.Ed की हुई पृष्ठभूमि से हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है जो B.Ed नहीं है या फिर B.Ed कर रहे हैं।
तो सीटेट का सीधा सीधा हिसाब होता है, एक बहुत अच्छा केंद्रीय विद्यालय संगठन जो केवीएस के नाम से जाना जाता है, भारत में लगभग जिसके 1000 विद्यालय हैं, ऐसे भी ज्यादा हो सकते हैं अभी, वहां यदि आपको वृत्ति करनी है तो आपको सीटीईटी की आवश्यकता पड़ेगी टीजीटी लेवल पर। पीजीटी लेवल में यू आर फ्री, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट में भी जो मीन्स फर्स्ट टू 10th तक का जो लेवल है वो सीटेट के लिए है, सीटेट 1 एंड सीटेट 2। दूसरा आंसर सीटेट क्यों का, सीटेट इसके लिए भी करना चाहिए कि यार सीधा सा हिसाब है, आप लोग सीटेट जब पढ़ लेंगे तो आपके जो जितने भी आपके राज्य के टीटी हैं, यूपी टेट, उत्तराखंड टेट, ओडिशा टेट, केरल टेट, इन सबके बिना भी आपका कार्य चल सकता है। ओनली सीटेट आपका पूरे देश में मान्य है। ठीक, ये है कि सीटेट क्यों। तीसरी बात, मुझे अध्यापक बनना है इसके लिए सीटेट करूं, ऐसा भी कई लोगों का मन हो सकता है, या इससे अतिरिक्त भी आप लोगों की कुछ बातें माननी हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, अपनी बुद्धि को खोलिए, अपने इसको ओपन कीजिए, माइंड को ओपन माइंडेड होइए पढ़ने के लिए। देखिए आजकल हम लोग सुनते हैं ओपन माइंडेड है लड़का, ओपन माइंडेड है लड़की, या ओपन माइंडेड लोग हैं, समाज ओपन माइंडेड है, परिवार ओपन माइंडेड है। पढ़ने के लिए ओपन माइंडेड होइए, अन्य कहीं पर हो या ना हो, पढ़ने के लिए बुद्धि को खोलिए। अब बुद्धि खुलेगी कैसे, फिर से प्रश्न आता है, तो सीधा सा उत्तर है मजे मजे से पढ़ना। जितना मौज में पढ़ेंगे ना उतना मजा आएगा। इससे भी बड़ी बात है कि मौज में कैसे पढ़ें, तो जी सीधा सा उत्तर होता है मौज में आप तब पढ़ सकते हैं जब आप सोचें कि इसका मेरे जीवन से संबंध है। जैसे विकास है, बच्चा कब बड़ा होता है, कब सीखता है, कब देखना सीखता है, कब उसकी बुद्धि जागृत होती है, ये सब हमारे जीवन से रिलेटेड है। इसलिए पढ़ना कि आपकी लाइफ में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसके लिए पढ़िए। तो ये होती है मजे मजे में पढ़ाई। मुझे सीटेट पास करना है, भार लेकर के जो पढ़ेगा उसको टफ पड़ेगा, इसलिए मौज में पढ़िए। और मौज में पढ़ाने के लिए मैं भी आपके साथ हूँ, खूब मौज करिए। एक बात और आती है, मौज मौज में कैसे पढ़ें। एक निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन मेथड होता है शिक्षा शास्त्रियों का, उसको वो निरीक्षण सबसे अच्छी प्रविधि है। पाठ योजनाएं जैसे आप लोग लिखते हैं, उसमें क्या होता है, सीधा पाठ योजना लिख रहे हैं बीएड में, सामने वाले को वही बोल रहे हैं कि आज हम इस विषय को पढ़ेंगे, फिर श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं, एक मशीन की तरह आप लोग काम कर रहे होते हैं। लेकिन आज का जो मनोविज्ञान है वो ऑब्जर्वेशन पर बल देता है, वो कहता है वास्तविक परिस्थितियों में क्या हो रहा है, ये देखिए। ऑब्जर्वेशन को अपने लाइफ का महत्वपूर्ण अंग बनाइए, इससे पूरा आपका जीवन बदल जाएगा। अब अगली बात आती है जी नोट्स कैसे बनाए। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, नोट्स कैसे बनाए। दूसरे के बनाए हुए नोट्स आपको कभी मदद नहीं कर सकते, सिर्फ एक मदद देते हैं कि आप नोट्स बनाने का तरीका सीख सकते हैं। जैसे सूत्रम का लक्षण है ना संस्कृत साहित्य में, शास्त्रों में, असंदिग्ध हो, अल्पाक्षर हो, वैसे ही नोट्स भी बनने चाहिए। असंदिग्ध हो, अल्पाक्षर हो, छोटी छोटी चीजें उसमें लिखी जाए। पूरा व्याख्यान नहीं लिख सकते 2 पंक्ति का, आपको वो प्रविधि अपने आप जाननी पड़ेगी कि आप नोट्स कैसे बनाएं। दूसरे के नोट्स आपका बहुत ज्यादा उपकार नहीं कर सकते, ये फिक्स है। हाँ, आप उससे थोड़ा बहुत सीख सकते हैं या थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि इसको कैसे किया जाए। आगे बात आती है क्या पढ़ना है, यह जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी समस्या आती है इस बिंदु पर। मैंने पूरी लाइफ में, इसको कहते हैं हमारे अक्खा लाइफ कहते हैं पूरी जिंदगी में सबसे बड़ी आज तक एक ही चीज सीखी है कि लोगों को यही नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है यह जाने। अब क्या पढ़ना है ये हम कैसे जानेंगे, उसके लिए इसका उत्तर है पाठ्यक्रम आपके दिमाग में ना जी मानचित्र की तरह होना चाहिए, नक्शे की तरह होना चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ कि नक्शा कैसे बनता है, माइंड मैप कैसे बनता है। जैसे आप सोचिए, आप पहली बार किसी नई जगह में गए हैं, किसी शहर में, आप किसी नगर में घूम रहे हैं, उस नगर की एक गली में आप घूमते घूमते, भ्रमण करते करते, आप नए हैं, आपको मालूम नहीं, कुछ दिनों के बाद आप किसी दूसरे नए मार्ग से आते हैं और उसी गली में पहुंचते हैं। देन आपका माइंड क्लिक करता है, ओहो तो ये गली इधर से भी मेरे घर जाती है,
और ये गली, ये रास्ता यहाँ से भी उधर जाता है। ऐसे करके आप लोग अपने दिमाग में मैप बनाते हैं। इसीलिए जब हम किसी नए नगर में जाते हैं, एतदर्थमेव यदा वयं नूतनं नगरं प्रति गच्छामः, तस्मिन् नगरे वीथिषु वा भ्रमन् भ्रमन् अस्माकं सर्वदा तत् किं भवति, सर्वदा वयं भ्रमन्तः एव विस्मरामः कुत्र गन्तव्यं। परं शनैः शनैः गच्छता कालेन तज्ज्ञानम् अस्माकं पार्श्वे आगच्छति, यत् कथं वीथिषु गन्तव्यं, कः मार्गः कुत्र गच्छति, द्वयोः योजनं कुत्र भवति, सर्वमपि माइंड मैप क्लियर होता है, हमारा दिमाग में नक्शा क्लियर होता है। फर्स्ट वन है, आप अपना नक्शा क्लियर कीजिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ये आपको स्वयं देखना पड़ेगा। मानचित्र की तरह बुद्धि में होना चाहिए जी। जैसे आपको हम कहें दिल्ली, तो आपको तीन चार स्थान याद आ जाने चाहिए, संगम विहार, मयूर विहार, दक्षिणी दिल्ली, उत्तर दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, जनकपुरी, है ना, हौज खास, कमला नगर, नेहरू नगर, उधर आनंद विहार। ये सारा नक्शा आपका क्लियर होएगा तो जाकर के सीटेट या कोई भी परीक्षा हो सकती है। एक समस्या और आती है, पुराने प्रश्न पत्रों को पढ़ने के बाद देखें न कि पहले, हमेशा पुराने प्रश्न पत्रों को बाद में सॉल्व करना चाहिए, पहले कभी नहीं, तो उनको अभी रख रहिए। एक नेक्स्ट बात है, एक अच्छी पुस्तक को न पढ़ पाए तो चलेगा, लेकिन एक गलत पुस्तक को कभी मत पढ़िए। एक ऐसी पुस्तक जिसमें सही सूचनाएं नहीं दी हैं, वो आपके दिमाग को खराब ही कर सकती है। इसलिए एक अच्छी पुस्तक को न पढ़ पाने से बेहतर है कि आप गलत पुस्तक को भी न पढ़ें। सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, आत्मविश्वास पूरा होना चाहिए। किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए आपके अंदर का वो जोश है वो जरूरी होता है। इसके बाद बात आती है हंसकर सीखना, हंसते हंसते सीखना, ये सबसे बड़ा जीवन का स्रोत है। किसी लक्ष्य को चुनौती की तरह लें, ये आपको उसकी तरह बनने में सहायता करता है। जब तक कि स्वप्न आ जाए, समझिए कोशिश अभी आपकी अधूरी है। यावत् स्वप्नः नागच्छति तावत् अवगन्तव्यम् अस्ति, इयम् अस्यां परीक्षायाम् अथवा मम प्रयासः न्यूनः अस्ति। 21 डेज जब आप कंटिन्यू पढ़ेंगे किसी चीज को, उसके बाद आपको स्वप्न आना शुरू होता है। सबसे बड़ी बात, ईश्वर पर भरोसा रखें और धार्मिक बने। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वो है, क्योंकि धर्म या अध्यात्म या ईश्वर पर विश्वास, पूजा करना, ध्यान लगाना आपकी आंतरिक शक्ति को सबल बनाता है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। जी सर। सबको सुनाई दे रही है ना? तो जी चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है वृद्धि एवं विकास। सभी लोग सुन सकते हैं मुझे लग रहा है। सबसे पहले वृद्धि और विकास, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये है क्या। देखिए सीधी सी बात है, आप लोग जनरली देखिए, हम लोग प्रतिदिन बदलते रहते हैं, यही विकास और यही वृद्धि है। मैंने क्या कहा था अभी, मौज मौज में सीखना है, तो मौज में सीखने वाले ही फॉर्म्स हैं यहाँ पर लिखे हुए। देखिए हम लोग हर दिन बदलते रहते हैं, हर दिन परिवर्तन होता है हमें, यही वृद्धि है और यही विकास है, बहुत सामान्य अर्थों में। जैसे आप उदाहरण लीजिए, जैसे आप 5 वर्ष में आप जैसे थे वैसे 25 में नहीं है ना, अभी 25 साल के आसपास सब होंगे, और आप 75 वर्ष की उम्र में ऐसे ही होंगे क्या? प्रतिदिनम व अस्माकं परिवर्तनम शरीरे जायते, इदम परिवर्तन एव वृद्धि विकासश्च अस्ति। अब यहाँ पर आपको एक नया शब्द दिखा होगा, वृद्धि। बीएड कक्षाओं में आपने बहुत पढ़ा होगा वृद्धि और विकास के बारे में। विकास के अंदर वृद्धि आता है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वयं प्रतिदिनं परिवर्तनम् अस्माकं प्रतिदिनं परिवर्तनं किमपि किमपि जायते, अस्मासु परिवर्तनं जायते, यही परिवर्तन वृद्धि है, विकास है। बोलिए विकास के अंदर ही वृद्धि है। उदाहरण अत्र अस्ति, यथा जैसे आप 5 वर्ष में थे वैसे 25 में नहीं होंगे, 75 में तो उससे भी चेंज होएगा। अब ये परिवर्तन कैसे होता है इसको समझना जरूरी है। ये परिवर्तन होता है मित्रों 3 प्रकार से, संज्ञानात्मक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन। ये सारी स्लाइड आपको जेपीजी बना करके ग्रुप में दे दूंगा, इसको मत लिखिए। इसके अतिरिक्त जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, यदि लिख रहे हैं तो उसको लिखिए। देखिए 3 प्रकार से परिवर्तन होता है, संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक। ठीक है,
अब संज्ञानात्मक के अंदर जैसे बुद्धि, अब ये संज्ञान क्या है जी, एक नया पद आ गया, आप लोगों ने बीएड में पढ़ा होगा वस्तुतः। तो जितने भी हमारे ये अंदर की चीजें हैं ना, संज्ञान इसको हम बोलते हैं, जो मेंटल एबिलिटीज बोल सकते हैं इसको, जितनी भी बौद्धिक क्षमताएं होती हैं वो सब संज्ञानात्मक के अंदर आती हैं। बुद्धि स्वयं संज्ञानात्मक क्षेत्र में है, कॉग्निटिव डोमेन होता है इसको, अंग्रेजी में इसको कॉग्निशन बोलते हैं संज्ञान को। तो कॉग्निटिव डोमेन है, फिजिकल डोमेन है और सोशल डोमेन है। ये 3 डोमेन्स हैं जिनमें आपके परिवर्तन होता है। फिजिकल आप लोग जानते हैं शरीर में, ये देखिए आप लोगों को किसी को कोई एकदम बाहुबली टाइप होता है और कोई एकदम कटरीना कैफ होती है, तो कोई वो मोटा है ना, वो क्या नाम है उसका, अरे जैकी श्रॉफ, उसका लड़का टाइगर श्रॉफ सा होता है एकदम। तो ये शारीरिक अंतर है। संज्ञानात्मक बुद्धि है, बुद्धि के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं आपके, मतलब संज्ञानात्मक में आपकी स्मृति है, वो आपको याद है आमिर खान वाली मूवी, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो करता था, वो भी संज्ञानात्मक के अंदर है। ये सब संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं, स्मृति है, अवधान है ना, और स्मृति, अवधान, प्रत्यास्मरण, ये सारी चीजें संज्ञानात्मक योग्यताएं हैं। शारीरिक में मैंने आपको बता ही दिया, शारीरिक परिवर्तन, शरीर का हट्टा कट्टा होना, दुबला होना, पतला होना, सुपोषित, कुपोषित। तीसरा होता है सामाजिक। तो जी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सो कॉल्ड बाय अरस्तु। तो ये जो सामाजिक प्राणी है, तो समाज में आप रहेंगे तो उसमें भी बदलाव आएगा। The first one, संज्ञानात्मक and शारीरिक, these two are related to your whole body, and the third one is सामाजिक is related to your social aspects and moralities etc. है ना, ये 3 चीजें हैं। तो हमारे ये सारे पक्ष बदलते रहते हैं। All these aspects are changed. कुछ न कुछ बदलाव इनमें होता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होता रहेगा, यही विकास है। तो जी ऐसे हम विकास को पढ़ पाएंगे। अब अंत में आप कहें सर ये सार क्या है इसका, कंक्लूजन, तो कंक्लूजन होता है कुल मिलाकर परिवर्तन ही विकास है, ऐसा समझा जाता है। जो परिवर्तन हो रहा है ना, चेंजिंग एंड चेंजिंग, यही विकास है, ऐसा समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसके बाद हम जब आगे आएंगे, अब ये है क्या, फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, निर्भरता से स्वायत्तता की ओर, ये एक विकास का छोटा सा लक्षण है। आप बचपन में जब छोटे थे, एक उदाहरण लीजिए, आप जब बचपन में जब बहुत छोटे रहे होंगे तो आप डिपेंडेंसी थी ना, एक छोटे से बच्चे थे आप, आपको दूध पिलाने के लिए माता, बाहर जाना है तो पिताजी ले जा रहे हैं, यदि सड़क को पार करना है, रोड क्रॉस करना है तो आपको आपका भैया, ब्रदर आपका हाथ पकड़ रहा है, आपसे बड़े आपको सहायता कर रहे हैं। व्हाई? क्योंकि आप फिजिकली और मेंटली इतने स्टेबल नहीं है कि आप सारी घटनाओं को, समाज की सारी प्रक्रियाओं को समझ सकें। दैट्स कॉल्ड निर्भरता, स्वायत्तता, फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। अब उदाहरण दिया है, देखिए नीचे, हम आकार में बढ़ गए फिर भी किसी पर निर्भर हों, ऐसा भी आप लोग सोच सकते हैं। ये मैंने, अब आप लोग को लग रहा होगा कि हम आकार में तो बढ़ गए जी, फिर भी हम तो निर्भर हैं, पिताजी दे रहे हैं हर महीने 2000 रुपये, ये वो वाली निर्भरता नहीं है कि जी पापा जी 2000 देते हैं तब जाकर के बच्चा बीएड करने गया है, कमरा ले रहा है 1000 का और 800 का राशन खा जा रहा है और 200 का रिचार्ज भी चाहिए, तो 2000 रुपया चाहिए, तो हम भी तो डिपेंडेंट हैं, आप कहेंगे। तो ये कहाँ हुआ, तो जी ये वाली डिपेंडेंसी नहीं है। डिपेंडेंसी रेफर्स टू कंट्रोल इन योर होल बॉडी। एक्चुअली उसको हम बोल सकते हैं कि सामाजिक संक्रियाओं को समझना ही डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की ओर है। जब बच्चा छोटा होता है 5 साल का, तो क्या वो सब कुछ समझता है? नहीं। चित अनुचित, राइट एंड रॉन्ग का उसको अनुमान नहीं होता है। तो यही है निर्भरता से स्वायत्तता की ओर, इसी को हम विकास कहते हैं। ठीक है, विकास यही है, स्वायत्तता की ओर। अब हम आगे बढ़ते हैं, बड़ी अच्छी स्लाइड बनाई है आपके लिए मैंने ये वाली। अब ये विकास कितने प्रकार का है, इसके एस्पेक्ट कितने हैं,
कितने पक्ष हैं, कहाँ कहाँ यह विकास होता है, तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। तो जो विकास है, ये विकास यदि हम यहाँ से जाएं, सबसे पहले आप जाइए शारीरिक विकास। अब जी शारीरिक विकास क्यों है, सबसे पहला नंबर क्यों है इसका? देखिए शरीर ही नहीं होगा तो विकास कहाँ होगा? यदि शरीरम एव नास्ति चेत विकासः कुत्र भवति? अतः विकासस्य प्रकारेषु शारीरिक विकासः प्रथमः। शरीरम अस्ति चेद विकासः भवति, शरीरम एव नास्ति चेत कुत्र विकासः? तो फर्स्ट वन इज शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में आप लोग इसको लिख सकते हैं। द सेकेंड वन इज संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निशन। जितनी भी हमारे मस्तिष्क की प्रक्रियाएं हैं, हम सोचते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है? आपका जो आपकी जो बुद्धि है ना जी, आपका जो ये कॉग्निशन है, संज्ञान, ये कितना जोरदार होता है। इसका एक उदाहरण देता हूँ। एक बार सभी लोग आंख बंद कीजिए मेरे साथ, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आप एक बार सोचने की कोशिश कीजिए आंख बंद करके कि आप दिल्ली या बंबई में कहीं महानगर में खड़े हैं, या भुवनेश्वर में, या भोपाल में, या पटना में, या बंबई में, या बेंगलोर में, आप कहीं पर हैं और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। आप किसी फ्लाईओवर के ऊपर हैं, वहां से आपको हजारों की संख्या में गाड़ियां आती जाती दिख रही हैं। दिल्ली में आप सोचिए, आपने टीवी खोला है, UP08, UK08 है, ऐसे नंबर दिख रहे होंगे छोटे छोटे छोटे, DL3C, DL4C। एक बार कोशिश कीजिए तो हजारों नंबर्स जो हैं, उनके नंबर आप पढ़ सकते हैं कुछ कुछ। जी हाँ, ज्यादा नहीं, लेकिन नंबर प्लेट आपको विजिबल हो रही है हजारों की भी। तो सोचिए आप हजारों लाखों को एक साथ वो कर सकते हैं, इकट्ठा कर देख सकते हैं। उतनी पावर जनरेट करनी पड़ती है दिमाग की, कर सकते हैं। तो जो न्यूटन आदि जो ये आविष्कार करता थे, या हमारे जो ऋषि मुनि भी है, ये सब भी शायद 9 से 10% अपनी बुद्धि का अधिकतम उपयोग कर पाए 100% में से, ऐसा बोला जाता है। तो जब 10% में ही इतना कुछ कर दिया, तो 100% कितना हो सकता है? करे बहुत बड़ी बात। तो दूसरा होता है संज्ञानात्मक विकास, जिसको हम सामान्यतया समझते हैं। देखिए यदि आप ठीक ठाक हैं, लोगों से अच्छे से बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, हंस रहे हैं, रोने हंसने की सारी फीलिंग्स हैं, इसके अलावा आपकी फीलिंग्स हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं, देखिए एक दूसरे से, आपकी बुद्धि आती है, अवधान आता है, स्मृति आती है। जिसकी स्मृति हट जाए उसको हम लोग पागल बोलते हैं ना समाज में, सो वो पागल है। क्यों? उसको कुछ याद नहीं रहता। ये संज्ञानात्मक विकास है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण होता है भावात्मक विकास। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। भावात्मक विकास के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। भावात्मक विकास रेफर्स टू योर इमोशंस, है ना। कहीं पर रोने की कोई सिचुएशन आई तो आप लोग रो रहे होते हैं, हंसने की आई तो खूब हंस रहे होते हैं। ये सारी चीजें भावात्मक विकास में आती हैं। कहीं पर जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाए तो आपके अंदर जुगुप्सा का एक स्थायी भाव आता है, आपको बिल्कुल देखने का मन नहीं करता है, आपको कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है। these types of all emotions includes here भावात्मक विकास में। फोर्थ वन नहीं है, अब यहाँ पर क्रम नहीं है। शारीरिक विकास पहला था, उसके बाद संज्ञानात्मक था, उसके बाद जी हमने रख दिया है नैतिक विकास को। ये जो नैतिक विकास है, मोरल डेवलपमेंट, मोरालिटी जरूरी है, चितम अनुचितम, सही गलत, है ना, ये सारी चीजें आपके इस विकास के अंदर आती हैं। सही क्या है, गलत क्या है। अब देखिए जो भाषिक विकास है, भाषा होता है कई लोगों में, भाषा कई लोग होते हैं। नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री थे यशस्वी, 16 भाषाएं जानते थे। तो ये भाषिक विकास भी एक इसका अंग है। एक और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो विकास है वो है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास की थ्योरी हम आगे भी पढ़ेंगे व्यागोत्स्की आदि में। तो ये 6 टाइप्स हो गए छोटे छोटे, यदि आप देखें तो कितने हो गए? 6 हो गए विकास के छोटे मोटे टाइप। लेकिन अब हम इसको यदि ऐसे देखें तो ये विकास मुख्यतः 3 प्रकार का है: सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और शारीरिक विकास। अब इसी के अंदर आप ले सकते हैं, नैतिक विकास को आपने सामाजिक में डाल दिया, शारीरिक में आप देखिए, संज्ञानात्मक में आपने बुद्धि वाला डाल दिया, है ना, संज्ञानात्मक में आप भाव वो उसको भी डाल दीजिए, इमोशन वाले को। तो ऐसे आप उन सबको मिला करके 3 कर सकते हैं। कितने करते हैं? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आवाज आ रही है ना? जी सर। अरे बीच
बीच में चू चू चाचा चू चू कुछ कर दिया करो भैया, सुनाई नहीं देता है। अरे ग्रीष्मा आम सर। किंचित वदतु भो। आम अवगच्छति सर। किल? आम सर श्रूयते। अमलदा अवगमनम जायते। अमल समझ में आता है? आम सर। ओ तस्य हाँ हाँ। तो ये 3 टाइप्स में हम लोग उसको इंक्लूड कर सकते हैं, संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक। ये 3 प्रकार के विकास की हम चर्चा कर सकते हैं। अब जी बात आती है कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही भाषा सन्निहित है, कि भाषा कहाँ जाएगी, ये बात आती है। तो जो भाषा विकास होता है वो संज्ञानात्मक विकास में आता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट आते हैं। अब ये जो संज्ञानात्मक विकास में भाषा आ गया, एक पूरा हो गया हमारा संज्ञानात्मक कट। जो दूसरा था शारीरिक विकास, ये एक गत्यात्मक पक्ष है, मोबाइलिटी होती है इसमें, मोबाइलिटी बोलते हैं इसको हम लोग, गत्यात्मक। इसके ये जो शारीरिक विकास है ना जी, ये 2 प्रकार से होता है, सो कॉल्ड ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल्स। स्थूल कौशल ग्रॉस मोटर और सूक्ष्म कौशल फाइन मोटर। तो जो स्थूल कौशल है उसमें दौड़ना कूदना भागना ये आते हैं। ये सारे शारीरिक विकास के मोटे वाले स्किल हैं, स्थूल हैं। दौड़ना कूदनम है ना, धावनम, ये सब इसके अंदर आते हैं। दूसरा है सूक्ष्म कौशल, इसमें आपकी फाइन आर्ट्स आती है। ग्रीष्मा अस्माकं परिसरे अपि फाइन आर्ट्स कंपटीशन भवति किल? आम सर। फाइन आर्ट्स, वहां पर आपको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म बुद्धेः उपयोगः करणीयः भवति। तो जिन कार्यों में सूक्ष्म बुद्धि का उपयोग होता है उसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स, लाइक ऑल दी फाइन आर्ट्स। उसके अंदर जैसे लिखना है, कढ़ाई करना है, कढ़ाई जानते हैं ना, बुनना जानते हैं? ग्रीष्मा बुनना जाना थी कल वो हैं? नास्ति सर। क्या बोलते हैं उसको संस्कृत में? वयनम वयनम इति, वयामि यामि। कढ़ाई बुनाई सिलाई लिखना, क्या विनोदिनी? सीवनम। नहीं सुनाई दे रहा है। किसको कोई क्वेश्चन है क्या? सिलाई अवगतम हाँ तत्तु सीवनम, सॉरी थैंक यू। सीवनम। हाँ सीवनम सीवनम। ये सब कुछ जो है, लिखना सिलना बुनना कढ़ाई करना, ये सब कुछ सूक्ष्म कौशल में फाइन मोटर स्किल है ना। अब कहीं कहीं पर स्थूल कौशल और सूक्ष्म कौशल दोनों का प्रयोग भी एक साथ हो सकता है। वी कैन यूज ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। हेलो, हाँ कुछ बोल रहे हैं? हम इसको वन टाइम भी यूज कर सकते हैं जी। क्या मंजू, नहीं सुनाई दिया? सर कढ़ाई का मतलब क्या है? कढ़ाई का मतलब क्या है? कढ़ाई बुनाई, आप उसको सीवनम जानती हैं आप लोग? मैडम जी, जैसे सूट में हम फूल नहीं निकालते, अपने सूट में अपने दुपट्टे में फूल निकाल लिए, वो कढ़ाई होता है मैम, बारीकी से। एम्ब्रॉयडरी। थैंक यू। वो हिंदी वाले नहीं है, उनको इसलिए दिक्कत आ रही होगी। जैसे साड़ी में यथा भवतां शाटिका भवति किल, शाटिका सर एम्ब्रॉयडरी। मंजू? मैं बोलूं? हाँ मुझे इतना मालूम नहीं, क्योंकि हाँ मंजू वो जो शाटिका होती है ना महिलाओं की, उसके जो नीचे का पल्लू होता है उसमें वो हम लोग उसको अलग से सिलाई के बाद भी देते हैं कढ़ाई करने को, तादृशम एम्ब्रॉयडरी। हाँ। तो ये सब एक देखिए, अब हम कह रहे थे कि कहीं पर स्थूल और सूक्ष्म कौशल दोनों का भी प्रयोग हम एक साथ कर सकते हैं। यथा क्रिकेट क्रीडायां कश्चन बल्लेबाज भवति खलु, बैट्समैन क्रीडकः, वो क्या करता है, यूं बैट करता है यूं, और ये 4 रन। तो जब वो 4 रन मार रहा होता है तो उसकी कलाइयों का भी यूज होता है। दैट्स, देखिए फ्लिप किया है, स्ट्रेट किया है, कवर्स किया है, लॉन्ग ऑन, ये देखिए कितना कुछ जा रहा है। ये सब जो है क्या है, सूक्ष्म कौशल है। स्थूल तो उसका पूरा शरीर खड़ा है बैट मारने के लिए। तो ये 2 टाइप के भी यूज हो सकते हैं। अब जो तीसरा विकास रह गया, देखिए भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास में भाषा,
शारीरिक विकास के दो पक्ष, स्थूल और सूक्ष्म। तीसरा जो सामाजिक विकास है वो दो टाइप से है, भावात्मक और नैतिक। एतत् भवन्तः जानन्ति, भावात्मक विकास क्या होता है, आपके इमोशनल जो डेवलपमेंट है, इसके बारे में आगे भी कुछ आएगा, हम उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। इमोशनल जो डेवलपमेंट है इसको आप लोग जानते हैं। भावात्मक इमोशंस आपके होते हैं ना, हंसना, रोना और क्रोध करना, घृणा करना, उदास रहना, शांत एकाकार स्थिति। भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र में रस दिए हैं, रस बताए हैं, वही वास्तव में भाव प्रधान है, वही भाव होते हैं। इसके बारे में तो आगे भी आएगा, भावात्मक डोमेन जो है। नैतिक विकास आप लोग जानते हैं, मोरालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो जी किम जोंग यदि उसका मूड खराब हो जाए तो पूरी दुनिया में अभी परमाणु बम फेंक दे और 10 मिनट में सबको मार डाले। मोरालिटी है जो उसको रोकती होगी कहीं ना कहीं कि सारे मर जाएंगे, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ये मोरल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी होता है। अब ये जो तीनों हैं जी, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और कौन सा था, सामाजिक विकास, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि एक प्रभावित होता है तो अन्य सभी प्रभावित होते हैं। यदि कश्चन छात्रः कश्चन जनः वा छात्रः नास्ति, उसकी बुद्धि सही नहीं है, उसका कुछ मेमोरी लॉस टाइप का कुछ है, या आपको बचपन में जब आप पैदा होते टाइम कोई बच्चे को कोई ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कोई रोग होता है, तो एक बहुत छोटा सा यदि मोटर स्किल भी गड़बड़ होगा कहीं अंदर तो सारे के सारे इफेक्ट पड़ेगा। नाम एकस्य प्रभाविते सति सर्वेषाम् उपरि प्रभावः भवति तस्य। यदि एकः पक्षः कश्चन सम्यक् नास्ति, संज्ञानात्मकं विशिष्य तु संज्ञानात्मकं चेत् सर्वेषाम् उपरि तस्य विकासं प्रभावयति। एतत् सर्वं, ये सब कुछ आपके विकास को प्रभावित करेगा। समझ में आई ये बात? तो इसमें मैंने आपने जो बीएड में पढ़ा था विकास को प्रभावित ये वो सब नहीं बताया है। इसमें मैंने आपको वो चीजें पढ़ाई हैं जो शायद आपको जाननी ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि बात आती है। अब हमें जी एक चीज और करनी है, वृद्धि और विकास को थोड़ा सा जानना है, फिर हम आपके डाउट्स लेंगे। ये जो वृद्धि और विकास है, ये विकास के अंदर ही वृद्धि आती है। देखिए, वृद्धि विकास के अंदर आती है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अभी वृद्धि और विकास होता क्या, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, वृद्धि एक मात्रात्मक कथन है, क्वांटिटेटिव है। आशालता का भार 60 किलो है ना। अमलदास का बल्ला 600 पाउंड वजन का है, ठीक। या ग्रीष्मा की लंबाई 5 फीट है, शुभेंदु 85 किलो का है। इस प्रकार की जितनी भी बातें होती हैं सब मात्रात्मक कथन है, क्वांटिटेटिव डेटा है ये, क्वालिटेटिव नहीं है। ये क्वांटिटी जहां पर भी आएगी, नंबर्स जहां पर आएंगे, 1 किलो, 6 किलो, 8 किलो, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, ये सब जिनको हम माप सकते हैं 1 मीटर, 6 फीट, 2, ये सब वृद्धि के अंदर है। विकास क्या होता है फिर? विकास एक गुणात्मक कथन होता है। आपने कभी सुना है कि आशीष 2 किलो अच्छा है, ललित सर 6 किलो अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा सुना है? नहीं सुना होगा। क्यों? अच्छाई को आप नंबर्स में व्यक्त नहीं कर सकते। अच्छाई को कितना अच्छा है इसको आप नंबर्स में, यू कांट डिटरमाइन दिस, आप उसको नहीं बता सकते। अच्छा है, कितना अच्छा है जी। हमारे पड़ोस में एक अंकल जी रहते हैं, वो तो 3.25 किलो अच्छा हंसते हैं सुबह शाम। ऐसा सुना कभी ना? क्योंकि ये इस टाइप की जितने भी चीजें होती हैं इनको हम गुणात्मक कहते हैं, इनको आप नंबर्स में नहीं बदल सकते। तो विकास इसी तरह एक गुणात्मक कथन है। आप विकास को कितना किलो है, इतना फीट है, इतना यह है नहीं कह सकते हैं, ठीक है। वो दिखता नहीं है, ऐसे दिखेगा भी तो आप उसको ऐसे नंबर्स में नहीं बोल सकते। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब जो वृद्धि है जी वो केवल शरीर के अवयवों से संबंधित है, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, उदर आदि। इन सब में जो बढ़ोतरी या बढ़ेगा घटेगा जो होगा, लेस एंड में इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो सब से ओनली संबंध है वृद्धि का।
इसको ग्रोथ बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मीन्स वृद्धि, डेवलपमेंट बोले तो विकास। तो विकास शरीर के सभी पक्षों से संबंधित होता है। अभी आपने पढ़ा ना, संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोभाविक वही भावनाएं जो है आपकी उसको ले लिए, और सामाजिक क्षेत्र, इन सब से विकास जुड़ा होता है। अब जी अगला अंतर है कि एक निश्चित आयु पर्यंत ही वृद्धि होती है, उसके बाद रुक जाती है। एक निश्चित उम्र तक ही वृद्धि होती है, उसके बाद टिस 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 ढैंग बंद। लगभग 20 से 22 वर्ष तक लड़कियों में ये वृद्धि देखी जाती है, 24 से 25 साल तक लड़कों में देखी जाती है। इसलिए आप देखते होंगे लड़कों का जो पेट बाहर आता है वो 25 साल के बाद आता है, पुरुषों का 25 तक तो बिल्कुल एकदम क्या जैक्सन है वो, माइकल जैक्सन बन के घूमते हैं ऐसे ऐसे, और 25 के बाद उनका पेट आता है, क्योंकि खाना तो उतना ही खाते हैं, 1.5 किलो इतना, तो पेट तो बाहर आएगा ही। तो उसके बाद वो वृद्धि होना बंद होता है, तो क्या होगा, लंबोदरी होंगे फिर तो, गणेश जी की जय। तो ये होती है जी वृद्धि। विकास, ये जो वृद्धि है ये लड़कियों में एक जनरल मनोविज्ञान में है 21-22 तक हो जाती है, और लड़कों में 25 तक होती है। इसके भी अपवाद हैं, आपका जो प्रज्ञा दंत है ना, बुद्धि का दांत, 31-32 साल में भी आता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक जनरली है 20 से 25 मानी है। लेकिन एक निश्चित उम्र आती है, उसके बाद डाउनफॉल होता है जी, ग्रोथ नहीं होती है, फिर स्टेबल रहेगा कुछ साल, फिर डाउनफॉल आएगा। जन्म से मृत्यु तक चलता है विकास, तो है टिल डेथ चलता है, पैदा होने से, ये रुकता नहीं है कभी। अब जो वृद्धि है उसका मापन संभव है, अगला बिंदु है, इसको आप माप सकते हैं। वी कैन मेजर दिस, वी कैन मेजर, हम इसको माप सकते हैं, किलो है, लीटर है, मीटर है, या जो भी है, हम माप सकते हैं वृद्धि को, बट वी कांट मेजर द डेवलपमेंट, हम इसको नहीं माप सकते हैं। अगला बिंदु है, सभी जीवों में एक निश्चित क्रम में होती है वृद्धि, लगभग वृद्धि सब में होती है ना, पहले बड़े होते हैं जीव, थोड़ा बड़ा होगा, पहले छोटा होगा। तो एक डायलॉग याद आता है, बोलना नहीं चाहिए, हमारे यहाँ बोलते थे कि सुअर के और सरदार जी के बच्चे बचपन में ही प्यारे लगते हैं, लोग बोलते थे। बच्चे किसी के भी हों, छोटे छोटे अच्छे लगते हैं। सुअर जानते हैं ना, पिग, छोटा छोटा हो तो यूं 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 हिलता है, वो बड़ा प्यारा लगता है, तो बड़ा होता है तो बड़ा अच्छा नहीं लगता। तो सभी जीवों में एक निश्चित क्रम होता है कि छोटे होते हैं, फिर थोड़ा बढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर वैसे ही रहते हैं, फिर डाउनफॉल होता है, ये एक निश्चित चीज है। वृद्धि में ये चीज है, मानव भी पहले छोटा होगा फिर बढ़ेगा, कोई बड़ा पैदा होकर के छोटा नहीं होता ना, छोटे से ही बड़े होते हैं और फिर धीरे धीरे ह्रास होता है। ये वृद्धि का एक जनरल कॉन्सेप्ट। विकास में जी अंतर होता है, मानव और पशुओं में असमान होता है विकास, पता है? आपने देखा, कभी ध्यान दिया, कभी आपने, जब गाय अपना बछड़ा पैदा कर रही होती है, जनन क्रियायाम यदा जननम कुर्वती भवती गौ, तब तुम लोगों ने गाय को देखा है कभी? अथवा अन्य जीवानाम पशवः, वो 10 मिनट्स में भैया खड़ा होकर के पूरा हिंदुस्तान लांघने को तैयार होता है, दौड़ता है ना, विद इन 4 days 3 days 5 days में ही पूरा कूद कूद के दौड़ दौड़ के तहलका मचा देता है, विद इन 10 minutes, हाफ आवर, 1 hour और सम डेज 10 days 5 days। कि कभी आपने देखा किसी इंसान के बच्चे को पैदा होते ही डांस करने लग जाए, हैं? किसी को नहीं देखा होगा, खूब नाच रहा हो, ऐसा कभी नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि मानव का विकास सिर से पैर की ओर होता है। हमारा बुद्धि सुदृढ़ होती है, हम समझते हैं, सोचते हैं, दुनिया से वो करते हैं। उसके बाद हमारे जो मोटर्स हैं, ये सब आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, जैसे हम ऐसे करते हैं ना, कि उसको देखो, दिस इज कॉल्ड हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। आंख बोल रही है और हाथ दिखा रहा है, ये देखिए दोनों चीज साथ काम कर रहे हैं, संज्ञानात्मक और शारीरिक काम हो रहा है अभी। तो इस टाइप का आपने देखा है कभी मानव के बच्चे को कि पैदा होते ही 10-15 मिनट में इधर उधर दौड़ने लग जाए, कूदने लग जाए? नो, 1 साल 1.5 साल 2 साल, माँ बोलने में 1 साल लगता है शायद, 1 से भी शायद ऊपर, देखना पड़ेगा। तो मानव और पशुओं में असमान होता है। तो ये हमने जितना पढ़ाना था हम चुके जी, पढ़ा, अब बारी है आपकी, पूछिए कुछ पूछना हो तो। ठीक 10 बज गए हैं, और आप लोगों के प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
सर हाँ सर हाँ, संज्ञानात्मक इसमें आप लोगों को एक विकास में- वो सुनिए 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 पहले, एक राइज हैंड करके भी ऑप्शन आता है इसमें। जहां पर आप लोगों का नाम है वहां पर आप जाएंगे, अपने नाम के पास क्लिक करेंगे तो उधर हैंड राइज का एक ऑप्शन आएगा, उसको देख सकते हैं। हाँ चलिए, पहले विनोदिनी आप पूछिए, रोहित जी का हाथ उठाया है उसके बाद विनोदिनी। मेरा सवाल था कि संज्ञानात्मक विकास के अंदर क्योंकि वो बौद्धिक के स्तर पर वो सब है उसमें से तो उसमें आपके नेटवर्क बहुत कमजोर हैं, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आप अपना प्रश्न लिख सकती हैं या कहीं नेटवर्क में जाकर के कोशिश कीजिए। तो चलिए रोहित कुमार, अब तक हम लेते हैं रोहित जी को। सर मैं बस केवल ट्राई कर रहा था, आपने बताया था राइट हैंड तो। ओके ओके, हो गया। प्रियंका, प्रियंका देवी। प्रियंका देवी, सर जैसे आपने प्रियंका तीन देवी आपने अवस्थाएं, हाथ उठाया, प्रश्न पूछिए। हेलो हाँ हेलो हाँ बोलिए। गुरुजी, आपने जैसे हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ। तीन अवस्थाएं बताई आपने, शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो गुरुजी शारीरिक के आगे ब्रैकेट में गत्यात्मक लिखा हुआ था, सर उसका क्या मीनिंग है? तो मैंने कहा ना गत्यात्मक कि ये मोबिलिटी, इसीलिए मैंने उसको बोला। वो गत्यात्मक का अर्थ ही है कि जो गति करता है, जो जिसमें कुछ गति क्षेत्र होता है। जैसे आप हाथ से करेंगे तो कुछ काम करेंगे ना। जी 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 जी। भाई आप दौड़ेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, सिलाई करेंगे, कढ़ाई करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा ना। मोबिलिटी एक जगह स्थिर थोड़ी रहेगा वो। हाँ जी मतलब आगे वो समझ। इतस्ततः चलेगा, कुछ करेगा, चलन होगा उसमें, सामान्य समझो। तो इसलिए गत्यात्मक बोला है उसको, वो स्थिर जी नहीं है। सर धन्यवाद। जी। हाथ लोअर भी आप वैसे ही कर सकती हैं, हैंड लो भी होता है वैसे ही। हाँ ठीक है। और मनीष कुमार तिवारी। नमस्कार मनीष सर। कुमार तिवारी जी, कुछ पूछना है? हाँ, जी नमस्कार। मनीष जी आपका क्वेश्चन भी नहीं सुन पा रहे हैं, नेटवर्क नहीं है। प्रश्न लिख दीजिए। शिखापाल, शिखापाल, कृपया आप लोग हाथ उठाना सीख लीजिए कल से। ग्रीष्मा म्यूट करो तो। अर्पिता, अनुपमा, आप लोग किसी का क्वेश्चन? आशीष कुमार साहू नहीं, नहीं आशीष कुमार साहू नहीं, आशीष कुमार आचार्य। जी सर नमस्ते सर। जी नमस्ते। डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी का जो संज्ञा है उसको फिर से बताएंगे। उसका संज्ञान नहीं है, वो एक उदाहरण है। आप निर्भर रहते हैं ना बचपन में किसी पर, माता पर, पिता पर। जी मतलब आप सोचिए कि 5 साल के हैं, आप चल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बात कर रहे हैं, हेलो हाय करते हैं, लेकिन क्या आपके माता पिता आपको छोड़ के चले जाएं तो आप भोजन बना सकते हैं क्या? नहीं। मतलब आप शारीरिक और जी मानसिक रूप पर इतने परिपक्व हैं कि आपको ये ध्यान रहेगा कि रात को आपको अपना दरवाजा लॉक करके सोना है, नहीं तो चोर आएंगे। क्या आप इतने परिपक्व होते नहीं हैं 5 साल में? नहीं 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 होते ना। तो वो एक डिपेंडेंसी नहीं। है, डिपेंड होते हैं किसी पर। और निर्भरता की ओर, माने आज आप 20-25 साल के हैं, आज यदि आप आज के दिन घर में अकेले रहेंगे तो आपको ध्यान रहेगा ना कि ताला लगा के सोना है। जी हाँ इसीलिए यही है, जी यही समझ है। जी। जी और धन्यवाद। तो
हम लोग खैर इसके बाद डाउट सेशन भी रखेंगे ऐसे 1-2 दिन बाद। संज्ञान के अंतर्गत बुद्धि है, इसके अनुसार भावात्मक संज्ञान में रहना चाहिए। संज्ञान के अंतर्गत बुद्धि है, इसके अनुसार भावात्मक संज्ञान में रहना चाहिए। सामाजिक में कैसे, समझ नहीं पाई। जो भावनाएं हैं आपके ये, अच्छा संज्ञान के अंतर्गत बुद्धि, तो बुद्धि में भावनाओं का वो नहीं है ना। बुद्धि जो है आपकी, बुद्धि के साथ स्मृति है, बुद्धि है और प्रत्यास्मरण है, अवधान है, ये सारी चीजें हैं। आपकी फीलिंग्स तो बुद्धि नहीं रहेगी तो भी रहेगी ना। आप सोचिए कोई व्यक्ति पागल हो जाए तो फिर भी उसको कुछ कुछ फीलिंग्स रहती है ना, इसलिए उसको अलग करके उधर रखा जाता है। वो संज्ञानात्मक क्षमताओं में नहीं आते हैं भावनाएं। समझ गई होंगी शायद विनोदिनी। बुद्धि के साथ आप उसको मत जोड़िए। आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस जो हैं वो आपके संज्ञान से उधर से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। वो सबसे खतरनाक चीज होते हैं वैसे देखा जाए तो। उनके बदलने पर भावनाओं के भावात्मक विकास जिसका अच्छे से ना पाए तो वो लोग क्रिमिनल टाइप के हो सकते हैं। वो सब हम आगे पढ़ेंगे। आशीष कुमार साहू, और जो चीज नहीं समझ पाई है तो थोड़ा धैर्य रखिए। अभी तो आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा, आएगा समझ। आशीष कुमार साहू। जी सर। सर संज्ञानात्मक विकास के बारे में और थोड़ा सा बताइए सर, ठीक से समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ आया ये बताइए। संज्ञानात्मक विकास तो बड़ा लंबा है। संज्ञान के अंदर आपकी बुद्धि भी आती है। मस्तिष्क की जितनी शक्तियां हैं वो सब संज्ञानात्मक के अंतर्गत आती हैं। जैसे सोचना है, तर्क करना है ना, और चिंतन करना है, और अवधान है, स्मृति, मेमोरी है, ये सारी संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। यही संज्ञानात्मक विकास है जब ये सारी चीजें अच्छे से डेवलप होती हैं, है ना। यही था प्रश्न, कुछ और था आशीष? जी सर यही था, धन्यवाद। आशीष, हाँ तो वही संज्ञानात्मक माने जितने नाम बताए मैंने अभी, स्मृति, अवधान आदि, वो सब संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। और किसी का कोई प्रश्न? हाथ नीचे कर लीजिए, लोअर करिए। और कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग ग्रुप में भी मुझे बता सकते हैं। मैं इसको लाइव को भी एंड करने जा रहा हूँ तो